जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, कल हमारी 2 पुस्तकें 6th क्लास की एनसीईआरटी की समाप्त हुई। आज इसी सिलसिले को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने क्लास 7th की हिस्ट्री एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ और इस पुस्तक में हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। जो नया पढ़ने जा रहे हैं, वह नया क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का जो नाम है, वह भी हमारे अतीत ही है। हमारे अतीत यानी आवर पास्ट। अब हम यहाँ पर कुछ और नई चीज़ों को जानेंगे। क्लास वाइज़ जिस प्रकार से वर्णन किया गया है इन पुस्तकों में, किस के अपने इतिहास को हम कैसे जानें, कैसे उसे समझें। तो आप देखते हैं जिस प्रकार से कक्षाएँ बदलती हैं, वक़्त बदलता है, इतिहास भी बदल जाता है। तो यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं, वह भी एक बदलाव है। वह बदलाव क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा अगला चैप्टर है, वह है ये है आवर पास्ट और जो हमारा क्लास है, वो है 7th क्लास 7th एनसीईआरटी हम अभी आगे लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में इस पुस्तक में जो भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग चेंजेस ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। थ्रू 1000 years. 1000 years. मतलब क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का मतलब है 1000 वर्षों के दरमियान जो भी चेंजेस हुए, उनका पता लगाना। तो क्या चेंजेस हुए और किनका पता लगाया गया, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो चेंजेस देखिए समय-समय के हिसाब से होता है और होना स्वाभाविक भी है। 1 घंटा पहले, 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 2 दिन, 10 दिन पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, कुछ महीने पूर्व, तो ये जो परिवर्तन है, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से होता आ रहा है। हम इसमें कुछ नया नहीं करते हैं। हम नया ये करते हैं कि इन समयावधि में होने वाली घटनाओं का पता लगाते हैं, उनकी जाँच-पड़ताल करते हैं। तो उनकी जो जाँच-पड़ताल करने के दरमियान हमारे सामने जो तथ्य उभर कर के आते हैं, उन्हीं को लिपिबद्ध कर दिया जाता है, जिनको हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 1000 वर्ष के दरमियान जो परिवर्तन हुए, हम यहाँ पर कुछ उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। वो परिवर्तन किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, वो है आपके सामने। तो सबसे पहले जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह चर्चा इस प्रकार से है कि यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं। उन ज्योग्राफिकल चेंजेस को लेकर के, मानचित्र की परिवर्तन को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो ये जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस क्या हैं? अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक अरब जियोग्राफर था, भूगोलवेत्ता जिसको हम कहते हैं, वो अरब का था, उसका नाम था अल-इदरिशी। अल-इदरिशी। अल-इदरिशी ये अरब का था
क्या था ये? जियोग्राफर था। जियोग्राफर था। अब आपको एक हम यहाँ पर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि भारत का अरब वासियों के साथ बहुत ही पुराना संबंध है और अरब वासियों के माध्यम से भारत का संबंध यूरोप से बना। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब हम मानचित्र की बात करते हैं, जब हम ट्रेसेस की बात करते हैं, जो रूट्स की बात करते हैं जिसको फाइंड आउट किया गया अरब यात्रियों के द्वारा या अरब भूगोलवेत्ताओं के द्वारा या मानचित्रकारों के द्वारा या फिर जो यूरोपियंस मानचित्रकार हैं उनके द्वारा जिन चीज़ों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि हम उनकी चर्चा करें। तो जब हम उनकी चर्चा कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने एक 1154 में एक मैप तैयार किया। 1154 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा। तो 1154 में इसने एक मानचित्र बनाया, एक मैप बनाया और मैप में इसने भारत समुद्र के माध्यम से भारत आने के एक रास्ते को दिखाया कि किस प्रकार से भारत तक पहुंचा जा सकता है। उसके कुछ वर्ष के बाद 1720 में 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार। मानचित्रकार ने एक दूसरा नक्शा तैयार किया। देखिए, व्यापार तो हो ही रहा था। समुद्र के माध्यम से अर्बन जो व्यापारी थे, वो भारत आ रहे थे। तो वे जिन रास्तों से वे आ रहे थे समुद्र के माध्यम से, उसको अल इदरिशी ने एक पेपर पर उतारने का प्रयास किया। तो उसने एक मैप बनाया और उस मैप में उसने एक मानचित्र को दर्शाया, जिसमें उसने दिखाया कि भारत तक इस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। यह उसने अपना प्रयास किया। उसके कुछ समय पश्चात जब यूरोपवासी भी भारत आना शुरू किए, तो जब यूरोपवासी जो यूरोप व्यापारी थे, जब वो भारत आना शुरू किए, तो उसमें जो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, फ्रेंच मानचित्रकार, उसने एक नया मैप बनाया 1720 ईस्वी में। तो 1720 ईस्वी में उसने जिस मैप को तैयार किया, वह मैप और अदर अल इदरिशी ने जो 1154 में मैप तैयार किया, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं जैसा कि लगभग 600 वर्षों का अंतर आ रहा है। तो 600 वर्षों के बाद जिस मैप को तैयार किया गया, इन दोनों मैप को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अंतर है। हम इसी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि 1000 वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए, उनका पता लगाना, हम उसी को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब जब दोनों मैप को आप देखते हैं, 1154 के मैप को और 1720 के मैप को, तो आपको काफ़ी अंतर दिखता है। अंतर दिखने के पीछे का कारण है। कारण क्या है? अब क्या हुआ जैसे-जैसे समय बदलता गया, लोगों की सोचने के तरीके में परिवर्तन आए, यानी यह भी एक विज्ञान है, मानचित्र को बनाना भी एक विज्ञान है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अब मानचित्र को बनाने का जो विज्ञान था, उसमें परिवर्तन आ चुका था। यानी जो 1154 ईस्वी में नक्शे को बनाया गया, उस नक्शे में और 1720 में जो नक्शा बनाया गया, उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और 1720 ईस्वी में जो मैप बनाया गया, जो नक्शा तैयार किया गया, उसी मार्ग का प्रयोग यूरोपियंस करते थे भारत आने के लिए, अपने व्यापार के उद्देश्य से। तो यह
जो अंतर आप देख रहे हैं, यह अंतर सिर्फ विज्ञान के परिवर्तन होने के कारण हुआ। लोगों की सोच कि जैसे आप भी सोचते हैं कि एक ही कार्य को करने के लिए अगर 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो हर व्यक्ति अपने अलग-अलग नज़रिए से उस कार्य को करने की कोशिश करता है और वह अपने तरीके से नए-नए रास्तों को, नए-नए तरीकों को फाइंड आउट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का मैच करे या किसी का भी मैच ना करे। हो सकता है 4 लोगों में से 2 लोगों का या 3 लोगों का तरीका मैच करे और 1 का मैच ना करे। हो सकता है 2 का मैच करे, 2 का ना करे। हो सकता है चारों का मैच करे या हो सकता है किसी का भी मैच ना करे। तो यह संभव है। तो इस प्रकार से लोगों के जब सोचने के तरीके में परिवर्तन आया, तो मानचित्र को बनाने के विज्ञान में भी परिवर्तन आया। तो यहाँ पर जो अर्थ निकलता है, वो अर्थ यह निकलता है कि अब विज्ञान को भी, यानी कि 1154 में किस प्रकार से विज्ञान को देखा जा रहा था उस समय, और 1720 में मानचित्र बनाने के विज्ञान को किस नज़रिए से देखा जा रहा था, दोनों में परिवर्तन आ चुका था। तो ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन ये है कि मानचित्र को बनाने के विज्ञान में परिवर्तन। यहाँ इन दोनों ईस्वी से, इन दोनों टाइमिंग से हमें यही पता चलता है कि किस प्रकार से मानचित्र को बनाने के जो विज्ञान था, उसमें अब परिवर्तन आ चुका था। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मानचित्र को बनाने के विज्ञान को लेकर के। अब जब इसके बाद हम कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे, तो जब हम अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने एक और नया तथ्य खुल कर के आता है। वह नया तथ्य क्या आता है कि जब हम ये देखते हैं कि इसने जिस मैप को बनाया था 1154 में, इसने ठीक उल्टा बनाया था। यानी 1720 का जो मैप है और 1154 का जो मैप है, वो दोनों उल्टा है। इसने नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया दिखाया था और श्रीलंका को एक टापू पर दिखाया था, एक आइलैंड दिखाया था। इसने साउथ इंडिया को साउथ इंडिया दिखाया और नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ इंडिया दिखाया, लेकिन इसने उल्टा कर दिया था। उल्टा ये कर दिया था कि इसने नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के रूप में दर्शाया था और साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया के रूप में दर्शाया था। ये जो है इसकी एक बहुत भारी गलती थी। हम गलती कहें या विज्ञान, मानचित्र बनाने के विज्ञान को समझने का अंतर कहें। और अब इसके बाद जब हम और अधिक आगे बढ़ते हैं, तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं? देखिए क्या होता है कि जब समय परिवर्तित होता है और जब समय बदलता है, तो भाषाओं के साथ चलने वाले उनके अर्थ और उनके प्रकार में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय-समय पर भाषा बदली है या अगर भाषा नहीं बदली है तो उसको परिष्कृत करने का प्रयास किया गया है, यानी उसको मॉडिफ़ाइड किया गया है और उनके अर्थों को भी कई अर्थों में ले जाकर के देखा जाया देखा गया है। अब हम एक छोटा-सा उदाहरण की अगर आपके सामने बात करें, तो जैसे जो आप अपने घरों में भी देखते हैं, अपने आस-पास, अपने समाज में देखते हैं। जैसे पहले बच्चा अपनी माँ को, विशेष करके उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, हालाँकि दक्षिण भारत में भी माँ को अम्मा कहा जाता है। अब उत्तर भारत में एक बहुत ही प्रचलित वर्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वर्ड से हर कोई जो है फ़ैमिलियर है। हर कोई इस वर्ड से परिचित है कि पहले अम्मा कहा जाता था माँ को, फिर मम्मी कहा जाने लगा, एक समय आया। अब आजकल जो प्रचलन है, जो मैं भी देख रहा हूँ और आपने भी देखा होगा कि मम्मी को मम्मा कहा जाने लगा है। माँ, अम्मा, मम्मी, मम्मा। ये चारों वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये सब हिंदी से निकले हुए शब्द हैं। सभी का अर्थ एक है, लेकिन इनका उच्चारण अलग-अलग है, शब्दावली अलग-अलग है। तो यही हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि जो पुराने जो टर्मिनोलॉजीज़ थी और जो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ आई, इनमें फ़र्क हुआ, इनमें अंतर हुआ। इतिहासकारों में भी जब आप देखते हैं, तो क्या होता है कि जो पुराने इतिहासकार थे, उनकी शब्दावली
और आज के जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उनकी शब्दावली में अंतर है। अंतर क्यों है? क्योंकि युग बदलने के साथ-साथ भाषाएँ बदली। जब भाषाएँ बदली, तो भाषाओं का प्रयोग भी बदला, उनके ग्रामर बदले, उनके शब्दकोश बदले और इसके साथ-साथ उनके अर्थों में भी परिवर्तन देखा जाने लगा। यह कुछ इस प्रकार से भी देखा जाता है कि जैसे जब हम बात करें आपसे, तो एक अरब इतिहासकार और आता है जिसकी हम बात करते हैं, मिन्हाज उस सिराज की। मिन्हाज उस सिराज ने जब भारत का उसने वर्णन किया, तो उसने भारत का वर्णन कितना किया? उसने जब भारत की चर्चा की अपनी पुस्तक में, तो उसने क्या लिखा? वह लिखता है कि जो भारत की भूमि है, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को उसने कुछ नए तरीके से परिभाषित किया। उसने बताया कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा, यह जो है हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान उसने इतने को ही क्यों कहा? उसने इसको कहने के पीछे का जो उसने अपना लॉजिक दर्शाया, उसका यह था कि ये जो क्षेत्र है वह हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि इस पर दिल्ली के सुल्तानों का शासन है और दिल्ली के सुल्तानों का शासन होने के कारण बाद में उसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, सल्तनत। जब हम मध्यकाल के इतिहास को पढ़ने के लिए जाएँगे, तो हम देखेंगे सल्तनत काल आता है। तो ये जो सल्तनत काल आता है, वह सल्तनत काल यहीं से प्रारंभ होता है। इसके बाद थोड़ा-सा और अधिक आगे देखते हैं, तो 14वीं शताब्दी में जब आप देखते हैं 14th सेंचुरी में एक कवि हुए अमीर खुसरो। 14th सेंचुरी में एक कवि हुए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या किया? उन्होंने हिंद एक वर्ड का इस्तेमाल किया। 14th सेंचुरी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इन्होंने जिस वर्ड का प्रयोग किया, उस वर्ड का नाम है हिंद। और बाद में या 16वीं शताब्दी में हम बात करें तो 16वीं शताब्दी में बाबर ने 16th सेंचुरी 16th सेंचुरी बाबर 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 ने भी हिंदुस्तान की कुछ दूसरे तरीके से परिभाषा दी। उसने परिभाषा जो दी वह ज्योग्राफिकल बेसिस पर दिया। इसने जो अपनी परिभाषा दी वो जो जियोग्राफिकल बेसिस पर उसने परिभाषा दी हिंदुस्तान की। अब उसने जो परिभाषा दी वह क्षेत्र तो उतना ही था, उसमें साउथ इंडिया शामिल नहीं था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, इतने क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। किताबुल हिंद एक पुस्तक है जो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ वर्णन मिलता है जो भारत के ऊपर ही वो पुस्तक लिखी गई है अरबी इतिहासकार के द्वारा। तो यहाँ पर 16th सेंचुरी में जब बाबर ज्योग्राफिकल बेसिस पर भारत हिंदुस्तान की व्याख्या करता है तो वह क्या व्याख्या करता है? वह व्याख्या करता है कि इतने ही क्षेत्र पर कौन-कौन से? पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच वाला क्षेत्र। बीच वाला क्षेत्र जिसको उसने बताया कि इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं, जो संस्कृति है, जो जीव जंतु हैं, वह हिंदुस्तान के अंतर्गत आते हैं।
ये बाबर के हिसाब से ज्योग्राफिकल परिभाषा है, भौगोलिक परिभाषा उसने दिया। अमीर हाँ, मिन्हाज उस सिराज ने जो परिभाषा दिया था, आप उसको भी जान लीजिए। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज ने इसको पॉलिटिकल बेसिस पे परिभाषित किया था। ये भी आप जान लीजिए कि उसने जो है पॉलिटिकल बेसिस पे उसने परिभाषित किया था। उसने यही बताया था कि दिल्ली के सुल्तानों का इन क्षेत्रों पे शासन है और यह क्षेत्र जो है दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत है, यह हिंदुस्तान है और यह बाद में सल्तनत बन गया। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तन। अब यहाँ पर तो आपने देखा इन दोनों की परिभाषा में अंतर क्या है? एक ने राजनीतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया और दूसरे ने सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से परिभाषित किया। क्षेत्र वही है मगर परिभाषा अलग-अलग प्रकार से दी गई है। तो यह जो शब्दावली का जो परिवर्तन है, अब इस परिवर्तन में आप देखिए कहाँ 14 और 14 शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंद की बात की, तो 16वीं शताब्दी और मिन्हाज उस सिराज जो है, इस दोनों के समय में अंतर आता है। तो समय जब बदला, परिभाषाएँ बदली, शब्दावली बदली, व्याकरण बदला, अर्थ बदले, तो ये होते हैं न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। अब इसी संदर्भ में हम आपसे एक और चर्चा करेंगे, वह क्या है? वह चर्चा जो हम आपसे करने जा रहे हैं, तो वो जो चर्चा है, हाँ, मिन्हाज उस सिराज ने जो अपनी चर्चा की थी, इसका डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसने किया था 13th सेंचुरी में। अब आप देखिए कि 16वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी, यानी कि 300 सालों का अंतर। अब 300 सालों का जब अंतर हुआ, तो परिभाषाएँ बदल गई। एक ने राजनीतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया, तो दूसरे ने भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परिभाषित किया। तो यह परिवर्तन, इन्हीं परिवर्तनों को हम तलाश रहे हैं। इस पुस्तक में, इस अध्याय में हम इन्हीं परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। अब जो मैं जिस परिवर्तन की अभी जो आप उदाहरण की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा था, हम उस पर आते हैं। वह जो है, वह क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसको हम विदेशी कहते हैं। ये विदेशी का अर्थ क्या है? विदेशी का अगर मैं बात करूँ तो आप सभी के ज़हन में एक यही बात आई होगी, फॉरेनर। और कौन है फॉरेनर? जो हमारे देश का निवासी नहीं है। तो ये जो विदेशी है, इस पे हम बात कर रहे हैं। विदेशी या फॉरेनर शब्द पर जो चर्चा कर रहे हैं, इनमें परिवर्तन आप देखिए कि किस हिसाब से समय के अनुसार परिवर्तन हुआ। विदेशी, ये जो विदेशी शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि आज के डेट में कॉमन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं क्या? फॉरेनर, यानी अ पर्सन हू इज़ नॉट बिलॉन्ग फ्रॉम आवर कंट्री, आवर नेशन। तो जो हमारे देश का निवासी नहीं है, हमारे देश का निवासी नहीं है, उसको हम कहते हैं विदेशी, यानी दूसरे देश का रहने वाला, निवासी नहीं है। लेकिन जब मध्यकाल में हम जाते हैं, मिडल हिस्ट्री को जब हम खंगालते हैं, तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि विदेशी शब्द का जो अर्थ था, वो अर्थ यह था कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से संबंध नहीं रखता है और जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं, यानी कि अजनबी, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर जिसको हम कहते हैं अजनबी, ये पर्शियन वर्ड है अजनबी। तो स्ट्रेंजर क्या हुआ? अजनबी। अब इसकी परिभाषा उस समय क्या थी? एक ऐसा व्यक्ति
व्यक्ति जो अनजान होते हुए एक ही समुदाय और संस्कृति से संबंध ना रखता हो। यानी कि एक और उदाहरण थोड़ा सा हम इसमें जोड़ते हैं, वह क्या है कि मान लीजिए एक शहर का रहने वाला व्यक्ति जिसने कभी गांव को नहीं देखा है, वो कभी गांव गया ही नहीं है, उसका रहन सहन तौर तरीके सभ्यताएं संस्कृतियां अलग होंगी। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शहर नहीं देखा हो, शहर नहीं गया हो, उसकी सभ्यता संस्कृति रहन सहन अलग होगा। अब जब ये दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं तो इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विदेशी कह देता था। ये मैं आपको मध्यकाल की परिभाषा के अनुसार बता रहा हूं, यानी कि जिसको हम परदेशी भी कह देते थे। परदेशी मतलब दूसरे देश का, है ना। तो दूसरा देश का मतलब यही हो गया कि जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, उसकी सभ्यताएं उसकी संस्कृतियां हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति से संबंध नहीं रखती है, बिल्कुल अलग समुदाय का है, अलग सभ्यता संस्कृति है, अनजान है हमारे लिए, तो वह विदेशी हो गया। आज के डेट में क्या है, जो हमारे देश का निवासी नहीं है, भले ही उसकी जाति हमसे अलग हो, उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति हमसे अलग हो, तो वह विदेशी है। हमारे देश में रह रहा है, हमारे देश का निवासी नहीं है वो, तो वह विदेशी हो गया। लेकिन हमारे देश का आज जो निवासी है, चाहे उसकी अलग जाति है, अलग धर्म है, अलग रीति रिवाज परंपराएं हैं, अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन वो हमारे देश का अगर निवासी है तो वह विदेशी नहीं है। परंतु यही चीज मध्यकाल में नहीं था। यानी कि अगर हम मध्यकाल के अनुसार देखें तो आज के डेट में मान लीजिए कि जो दक्षिण भारत का व्यक्ति है, जो तमिल भाषा या तमिल संस्कृति से संबंध रखता है, इधर दूसरी तरफ आप देख लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो उत्तर भारत का है, उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए हरियाणा या पंजाब क्षेत्र का है, जिसका तमिल संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, तो तमिल वाले व्यक्ति को पंजाब वाला व्यक्ति विदेशी कहेगा और तमिल वाला व्यक्ति पंजाब की संस्कृति वाले व्यक्ति को विदेशी कहेगा और पंजाबी संस्कृति वाला व्यक्ति तमिल संस्कृति वाले व्यक्ति को विदेशी कहेगा। ये मध्यकाल की परिभाषा के अनुसार विदेशी हुआ। और वर्तमान में दोनों इसी देश में रह रहे हैं मगर विदेशी नहीं है। विदेशी सिर्फ वह है जो हमारे देश के साथ संबंध नहीं रखता है। तो यह जो आप देख रहे हैं परिवर्तन, यह शब्दावली का परिवर्तन है। शब्दावली शब्दों के साथ साथ उनकी अर्थों का परिवर्तन है। यही चर्चा हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। आगे हम और भी इस पर चर्चा करेंगे, जो है रिलीजन को लेकर के हम चर्चा करेंगे, न्यू एंड ओल्ड रिलीजन को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। परिवर्तन सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता हो, जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो, क्योंकि वक्त जो है वह परिवर्तन की मांग करता है। और जब वक्त बदलता है, परिवर्तन होता है, बीते हुए गुजरे हुए कल इतिहास बन जाते हैं और जो वर्तमान चल रहा होता है वह उन्हीं को खंगालने का प्रयास करता है। तो आज हम इन्हीं परिवर्तनों को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। काफी हद तक मुझे लगता है इस सेशन में हमारा प्रयास सफल भी हुआ है। तो इस सेशन को, इस क्लास को इसी हेडिंग, इसी टॉपिक के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में
न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपनी एजुकेशन को और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।